नमस्कार साथियों, पथिक अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हम इस चैनल पर राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की क्लासेस कर रहे थे। आज हमारी 12वीं क्लास है। अब तक हम 11 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। इन 11 क्लासों में हम अध्याय 1, अध्याय 2 और अध्याय 3 कंप्लीट कर चुके हैं। एक वीडियो अध्याय 1 और अध्याय 2 की कंप्लीट MCQ क्लास आ चुकी है और अध्याय 3 की MCQ क्लासेस भी आ चुकी है। आज की क्लास में हम अध्याय 4 नगर पालिका समिति के बारे में पढ़ेंगे। अध्याय 4 के अंदर धारा 67 से लेकर धारा 75 तक की धाराएं दी गई हैं। एक एक करके इन सभी धाराओं पर हम चर्चा करेंगे। आज की क्लास की पहली धारा है धारा 67, जिसमें बताया गया है संपत्ति अर्जित और धारण करने की शक्ति। इस धारा के अंदर नगर पालिका की संपत्ति को अर्जित करने की और संपत्ति को धारण करने की शक्ति के बारे में उल्लेख किया गया है। इसको हम निम्न पॉइंट से समझेंगे। इस धारा के अधीन नगर पालिका को नगर पालिका क्षेत्र की सीमा के अंदर या बाहर दान द्वारा या क्रय द्वारा जंगम और स्थावर संपत्ति या उनमें हित अर्जित करने की शक्ति होगी। इस धारा के अंदर यह कहा गया है कि नगर पालिका को, जो नगर पालिका का क्षेत्र है, उसके अंदर या बाहर, यानी कि अगर कोई संपत्ति है, जैसे मान लीजिए भूमि है, तो हो सकता है वह नगर पालिका क्षेत्र की सीमा के अंदर आए या फिर नगर पालिका क्षेत्र की जो सीमा है उसके बाहर भी संपत्ति हो सकती है। तो उस संपत्ति को अर्जित करने का अधिकार और शक्ति नगर पालिका के पास होगी। और इसमें अगला पॉइंट ये बताया गया दान द्वारा, यानी कोई व्यक्ति यदि कोई संपत्ति नगर पालिका को दान करता है तो नगर पालिका भी उसको अर्जित कर सकती है और संपत्ति को धारण कर सकती है। अगला हमने देखा कि क्रय द्वारा, यानी कि नगर पालिका कोई संपत्ति को खरीद भी सकती है। और वह संपत्तियां किस किस प्रकार की हो सकती हैं, तो उनमें है जंगम। इसका इंग्लिश वर्ड है मूवेबल। मूवेबल से अर्थ हो जाएगा कि जो हिलडुल सकती हैं, मूव कर सकती हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकती हैं। तो मूवेबल संपत्ति की बात करें तो इसके अंदर वाहन इत्यादि आएंगे। आपने देखा होगा नगर पालिका के पास खुद के वाहन भी होते हैं। और आगे हम दूसरी संपत्ति की बात करें तो स्थावर, यानी कि इमूवेबल, यानी कि जो हिल नहीं सकती, जिसके अंतर्गत आपकी जमीन इत्यादि आएंगी। इस प्रकार की संपत्तियों को और उनमें हित अर्जित करने की शक्ति नगर पालिका के पास होगी। अगली धारा हो जाएगी 68, जिसमें संपत्ति का निहित होना। इसको पॉइंट के द्वारा समझेंगे। यह धारा काफी बड़ी है, इसके अंदर बहुत सारी संख्या में पॉइंट दिए गए हैं, जिनको हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका जो बेसिक पॉइंट है उसको हम पढ़ लेते हैं कि संपूर्ण संपत्ति जो राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से आरक्षित नहीं की गई है तथा उस समय किसी अन्य विधि के अध्ययन रहते हुए नगर पालिका में निहित होगी और नगर पालिका की होगी। यहाँ उन संपत्तियों की बात की जा रही है जो राज्य सरकार के अधीन नहीं है या राज्य सरकार द्वारा आरक्षित नहीं है। तो उन संपत्तियों पर उस समय विधि के अधीन रहते हुए वह नगर पालिका में निहित मानी जाएंगी। और जब नगर पालिका में वो निहित होती हैं तो वह संपत्ति नगर पालिका की संपत्ति कहलाएंगी। अब आगे इस धारा में हम पढ़ेंगे 68 धारा में कि नगर पालिका की संपत्तियां कौन कौन सी होंगी। उससे संबंधित कई सारे पॉइंट आगे की स्लाइड में हम पढ़ेंगे। हमने अभी धारा 68 में पढ़ा कि वह संपत्तियां जो राज्य सरकार द्वारा आरक्षित नहीं है वह नगर पालिका में निहित होंगी। और जब नगर पालिका में निहित होंगी तो उनका निदेशक, नियंत्रण और प्रबंधन नगर पालिका के द्वारा किया जाएगा। धारा 68 में अगला पॉइंट है ऐसी संपूर्ण संपत्तियां जो किसी भी स्वरूप में हो और राज्य सरकार के द्वारा आरक्षित नहीं हो तो नगर पालिका में निहित होंगी और उनका प्रबंधन, निदेशन, नियंत्रण नगर पालिका के द्वारा होगा। इसका अर्थ हो जाएगा कि वह संपत्तियां या संपत्तियों के सभी स्वरूप, चाहे जंगम हो चाहे स्थावर हो, जो राज्य सरकार के द्वारा आरक्षित नहीं है वह नगर पालिका में निहित होंगी। और जब वह संपत्तियां नगर पालिका में निहित होंगी तो उनके निदेशक, प्रबंधन और नियंत्रण नगर पालिका के द्वारा किया जाएगा। अगला पॉइंट है इस उपबंध के अधीन और प्रयोजन के लिए नगर पालिका
न्यासी के रूप में रहेगी। यानी जो भी संपत्तियां हैं नगर पालिका उनकी मालिक नहीं होती है, बल्कि न्यासी के रूप में, ट्रस्टी के रूप में कार्य करती है। अर्थात जब आवश्यकता पड़ेगी तब नगर पालिका उन भूमियों का उचित प्रयोग करेगी। जैसे हो सकता है नगर पालिका अगर कोई संपत्ति जैसे भूमि है तो उस पर विद्यालय बन जाए, भविष्य में चिकित्सालय बन जाए या बस स्टैंड इत्यादि बन जाए। तो इस प्रकार यहाँ बताया गया है कि नगर पालिका न्यासी के रूप में कार्य करती है। अगला पॉइंट है नगर पालिका की संपत्तियां क्या क्या होंगी। धारा 68 के अंदर नगर पालिका की संपत्तियों के बारे में भी उल्लेख किया गया है, तो हम देख लेते हैं कौन कौन सी संपत्तियां नगर पालिका के अधीन होंगी। पहला पॉइंट है समस्त सार्वजनिक भूमि, बाजार, सार्वजनिक परकोटे, द्वार, बधशालाएं, सार्वजनिक भवन जो नगर पालिका निधि से निर्मित किए जाएं या संधारित किए जाएं। संधारित का इंग्लिश वर्ड हो जाएगा मेंटेन किए जाएं, यानी कि वह सार्वजनिक भवन जो नगर पालिका के द्वारा निर्मित किए गए हों या मेंटेन किए जाते हैं, वह भी नगर पालिका की संपत्ति के अंतर्गत आएंगे। अगला पॉइंट हो जाएगा उद्यान, सार्वजनिक तालाब, कुएं, जलाशय, कुंड, पाइप, पंप, इंजन, अन्य संबंधित सामग्री। यानी कि उद्यान, सार्वजनिक तालाब, कुएं, जलाशय, कुंड जो भी हैं और इनसे संबंधित जो सामग्री होती है, जैसे किसी जलाशय से पानी की सप्लाई की जा रही है तो वहाँ पाइप, पंप और इंजन इत्यादि का प्रयोग किया जा रहा होगा, तो वह भी नगर पालिका की संपत्ति के अंतर्गत आएगा। अगला पॉइंट है हमारा सार्वजनिक मार्ग, मार्ग में उपलब्ध पेड़, नालियां, पुलिया, परिनिर्माण सामग्री, उपकरण, लाइट, खंबे, यह भी नगर पालिका की संपत्ति होंगे। अगला पॉइंट है हमारा दान में प्राप्त भवन, भूमि, सरकारी भवन या निजी भूमि, यह भी नगर पालिका की संपत्ति मानी जाएगी। जैसे कोई भवन है या भूमि है या सरकारी भवन या व्यक्ति अपनी स्वयं की निजी भूमि को भी दान दे सकता है, तो दान देने पर वह नगर पालिका की संपत्ति मानी जाएगी। अगला पॉइंट है भटके हुए जानवर जो किसी व्यक्ति के ना हो, वह भी नगर पालिका की संपत्ति या नगर पालिका के अधीन आएंगे। धारा 68 में अगला पॉइंट है वह संपत्तियां जो नगर पालिका क्षेत्र की सीमा के अंदर या बाहर हों, राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश पर नगर पालिका में निहित की जाएं, वह संपत्तियां भी नगर पालिका की संपत्ति कहलाएंगी। इसका अर्थ यही हो जाएगा कि राज्य सरकार किसी विशेष आदेश से नगर पालिका की सीमा के अंदर या बाहर कहीं भी संपत्ति हो सकती है, उसको नगर पालिका को सौंप सकती है। नोट डाल के एक पॉइंट आप ये लिख लीजिए जो इसी पॉइंट से संबंधित है कि यदि जांच में पाया जाए कि नगर पालिका ने ऐसी भूमि का कुप्रबंधन किया है, तो राज्य सरकार उस भूमि को या अन्य संपत्ति जो भी होगी उसको वापस ले लेगी। यानी कि जो संपत्ति राज्य सरकार ने विशेष आदेश के द्वारा नगर पालिका को दी थी और यदि जांच में यह पाया जाता है कि नगर पालिका उस संपत्ति का कुप्रबंधन कर रही है, तो राज्य सरकार उस संपत्ति को वापस ले सकती है। और एक पॉइंट यह भी है कि राज्य सरकार द्वारा लोक हित में अपेक्षित हो तो राज्य सरकार संपत्ति को वापस ले सकती है। इसका अर्थ यह हो जाएगा कि जो संपत्ति नगर पालिका को सौंपी गई है और यदि राज्य सरकार वो चाहे कि वो लोक हित के किसी कार्य में प्रयोग की जा सकती है, तो राज्य सरकार उस संपत्ति को वापस ले सकती है। यही इस पॉइंट का अर्थ हो जाएगा। धारा 68 थोड़ी बड़ी थी, लेकिन यहाँ हमने धारा 68 को पूरा पढ़ लिया और समाप्त कर लिया। क्लास के लास्ट में भी एक बार सभी धाराओं को समराइज कर लेंगे। अध्याय 4 की अगली धारा है धारा 69, जिसके अंदर बताया गया है करार, पट्टा, अनुदान आदि के द्वारा नगर पालिका द्वारा संपत्ति का अर्जन। इसका अर्थ यह हो जाएगा कि नगर पालिका है वह संपत्तियों का अर्जन किसी करार के माध्यम से, पट्टे के माध्यम से या अनुदान के माध्यम से कर सकती है। इसका पहला पॉइंट आप देखिए, नगर पालिका ऐसी शर्तों और निबंधन पर जो उसके द्वारा अनुमोदित हों और राज्य सरकार द्वारा पूर्व अनुमोदन से करार के द्वारा, विनिमय के द्वारा और भाड़े या पट्टे के द्वारा संपत्तियों का अर्जन कर सकती है। अब किस प्रकार से कैसे कैसे करेगी वह हम देख लेते हैं। करार के द्वारा
नगरपालिका कोई स्थावर संपत्ति को या स्थावर संपत्ति को प्रभावित करने वाले सुखाधिकार को अर्जित कर सकती है। अर्थात नगरपालिका एग्रीमेंट के थ्रू किसी स्थावर यानी कि ऐसी संपत्ति जो मूव नहीं करेगी, इस संपत्ति को अर्जित कर सकती है या इस संपत्ति में अपना ऐसा हित अर्जित कर सकती है जो उसे सुखाधिकार प्राप्त कराए। अगला पॉइंट है इसमें, विनिमय द्वारा कोई संपत्ति अर्जित कर सकती है। इसका अर्थ यह हो जाएगा कि नगरपालिका किसी संपत्ति को खरीदकर या क्रय के द्वारा उसको अर्जित कर सकती है। तीसरा पॉइंट इसमें है कि स्थावर संपत्ति भाड़े या पट्टे पर ले सकती है। यदि नगरपालिका को आवश्यकता है किसी संपत्ति की और वह उसको खरीदना नहीं चाहती, तो वह पट्टे पे या भाड़े पर उसको ले सकती है। धारा 69 में अगला पॉइंट हो जाएगा, नगरपालिका दानदाता से अनुदान आय के रूप में, कोई जंगम या स्थावर संपत्ति के रूप में प्राप्त कर सकेगी, जिससे नगरपालिका को अपने कृत्यों के निर्वहन में फायदा हो। इस पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि कोई दानदाता है जो नगरपालिका को दान देना चाहता है, तो नगरपालिका उस दानदाता से सीधे रुपए ले सकती है जो आय के रूप में प्राप्त करेगी, या किसी जंगम और स्थावर संपत्ति के रूप में भी अनुदान को प्राप्त कर सकती है। और इस प्राप्त अनुदान से नगरपालिका को अपने कर्तव्यों के निर्वहन में फायदा होगा, वह अपने कार्यों को आसानी से कर सकती है। इस प्रकार की संपत्तियों का अर्जन वह अनुदान के द्वारा भी कर सकती है। अगला पॉइंट है, नगरपालिका किसी पूर्त की इंग्लिश हो जाएगी चैरिटेबल। तो नगरपालिका किसी पूर्त और धार्मिक न्यास अधिनियम 1920 या भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अधीन सर्जित किसी न्यास का हिताग्रही होना विधिपूर्ण होगा। इसका अर्थ यह हो जाएगा इस पॉइंट का कि कोई नगरपालिका है तो वह किसी न्यास में अर्थात किसी ट्रस्ट में, और वह ट्रस्ट ऐसा होना चाहिए जो चैरिटेबल और धार्मिक न्यास अधिनियम 1920 या भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के अंतर्गत या अधीन बना हो। तो ऐसे ट्रस्ट में नगरपालिका जो है हितग्राही हो तो वह कानूनी रूप से मान्य होगा। हितग्राही शब्द की इंग्लिश हो जाएगी बेनिफिशियरी, अर्थात वह उस ट्रस्ट में नगरपालिका अपना हित अर्जित कर सकती है। अगली धारा है धारा 70। धारा 70 में भूमि का अनिवार्य अर्जन बताया गया है। इसमें हम देखेंगे कोई भूमि जो नगरपालिका सीमा के भीतर या बाहर हो सकती है और नगरपालिका उस भूमि को अर्जित करना चाहती है या उस भूमि में अधिकार प्राप्त करना चाहती है, और भूमि को प्राप्त करने का और भूमि में अधिकार प्राप्त करने का कारण क्या होगा वह नीचे दिया गया है कि इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अपेक्षित हो। अर्थात जो राजस्थान नगरपालिका अधिनियम दिया गया है इसमें विभिन्न प्रयोजन दिए गए हैं। यदि नगरपालिका को किसी प्रयोजन के कारण भूमि की आवश्यकता हो या भूमि में किसी प्रकार का अधिकार प्राप्त करने से उसका कार्य हो रहा हो तो उसे उस भूमि की आवश्यकता होगी। जब नगरपालिका को किसी प्रयोजन के लिए भूमि की आवश्यकता है तो नगरपालिका अनुरोध कर सकती है। नगरपालिका अनुरोध करेगी राज्य सरकार को। तो नगरपालिका जब राज्य सरकार को अनुरोध करेगी तो राज्य सरकार भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के उपबंधों के अधीन भूमि को अर्जित करने की कार्यवाही करेगी। अर्थात इसका अर्थ एक बार आप दोबारा समझिए कि यदि राजस्थान नगरपालिका अधिनियम में जो प्रयोजन दिए गए हैं उन प्रयोजनों के लिए नगरपालिका को भूमि की आवश्यकता है तो नगरपालिका राज्य सरकार से अनुरोध करेगी, और जब राज्य सरकार को अनुरोध प्राप्त होगा तो राज्य सरकार भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के उपबंधों के अधीन भूमि को अर्जित करने के लिए कार्यवाही करेगी। और जब राज्य सरकार उस भूमि को अर्जित कर लेगी तो फिर क्या होगा, तो नगरपालिका द्वारा राज्य सरकार को संदाय का इंग्लिश वर्ड हो जाएगा पेमेंट करने पर भूमि नगरपालिका में निहित हो जाएगी। इसको आप इस प्रकार समझ सकते हैं कि नगरपालिका राज्य सरकार को उस भूमि के लिए पेमेंट करेगी और जो राज्य सरकार उस भूमि की जो कीमत नगरपालिका से वसूलेगी उसमें वह उसको कुछ छूट और मुआवजा देगी।
इस प्रकार वह भूमि नगर पालिका में निहित हो जाएगी। इसे एक बार आप पुनः समझिए कि कोई भूमि जो नगर पालिका क्षेत्र से अंदर या बाहर हो सकती है, उस भूमि की नगर पालिका को किसी कार्य के लिए आवश्यकता है तो नगर पालिका राज्य सरकार को अनुरोध करेगी और राज्य सरकार भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के उपबंध के अधीन उस भूमि का अर्जन करने की कार्यवाही करेगी। और जब राज्य सरकार उस भूमि को प्राप्त कर लेगी तो राज्य सरकार उस भूमि को नगर पालिका को दे देगी। लेकिन कब देगी? जब नगर पालिका राज्य सरकार को पेमेंट कर दे। और जो पेमेंट की जाएगी वह पूरी पेमेंट नहीं होती है, उसमें कुछ कंपनसेशन, मुआवजा और छूट राज्य सरकार द्वारा नगर पालिका को दी जाती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये धारा 70 समझ में आ गई होगी। आज की धाराएं कुछ कंफ्यूजिंग थी और कुछ बड़ी धाराएं थी जिन्हें समझना थोड़ा मुश्किल था। कुछ धाराओं में भाषा इस प्रकार की दी गई है कि उनको सरल भाषा में बदलना भी बड़ा मुश्किल होता है। हम प्रयास कर रहे हैं कि सरल से सरल भाषा में आपको धाराएं समझाएं। बाकी इसके बाद हम सभी धाराएं जो आज की क्लास में हमने पढ़ी हैं उनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले हम धारा 67 देखेंगे। धारा 67 में नगर पालिका की संपत्ति अर्जित और धारण करने की शक्ति के बारे में बात की गई थी। तो इसमें बताया गया था कि नगर पालिका क्षेत्र के भीतर या बाहर कोई स्थावर या जंगम संपत्ति है। स्थावर संपत्ति का अर्थ हो जाएगा जो संपत्तियां मूव नहीं करती हैं, हिल डुल नहीं सकती हैं। और जंगम संपत्ति का अर्थ हो जाएगा जो संपत्तियां मूव करती हैं, जैसे वाहन इत्यादि। तो इन संपत्तियों को दान के द्वारा या क्रय के द्वारा नगर पालिका अर्जित कर सकती है और धारण कर सकती है। यह धारा 67 के अंदर बताया गया था। अगली धारा हमने पढ़ी थी जो काफ़ी बड़ी थी, धारा 68, जिसमें संपत्तियां निहित होने के बारे में बताया गया था। इसको हम शॉर्टकट तरीके से इस प्रकार देख लेते हैं कि कोई संपत्ति है जो राज्य सरकार द्वारा आरक्षित नहीं है, अर्थात उस पर राज्य सरकार का अधिकार नहीं है, तो वह संपत्ति विधि के अनुसार नगर पालिका में निहित हो जाएगी। और जब नगर पालिका में वह संपत्ति निहित हो जाएगी तो वह संपत्ति नगर पालिका की होगी। और जब संपत्ति नगर पालिका की होगी तो उस संपत्ति पर नियंत्रण, प्रबंधन और निर्देशन का अधिकार नगर पालिका का होगा। और नगर पालिका इन संपत्ति पर न्यासी के रूप में कार्य करती है, यानी ट्रस्टी के रूप में नगर पालिका इन संपत्तियों के लिए कार्य करती है। आगे हमने धारा 68 में नगर पालिका की संपत्तियों के बारे में पढ़ा था। नगर पालिका की संपत्तियों की बहुत लंबी सूची और लंबी लिस्ट थी, जिसमें से हमने कुछ मुख्य नगर पालिका की संपत्तियों के बारे में पढ़ा था। आप एक बार अधिनियम की PDF में जाकर सरसरी निगाह से सभी संपत्तियों के बारे में जरूर पढ़ें। नगर पालिका की जो संपत्तियां थी उनमें सार्वजनिक मार्ग, सार्वजनिक तालाब, सार्वजनिक कुएं, जलाशय, कुंड, अगर वहां से पानी की सप्लाई हो रही है तो पाइप, पंप, इंजन इत्यादि सभी नगर पालिका की संपत्ति में शामिल हैं। बाजार, परकोटे, द्वार जो सार्वजनिक हैं और सरकारी भवन जिनका नगर पालिका की निधि से निर्माण किया गया है या रखरखाव किया जाता है, वह भी नगर पालिका की संपत्ति के अंतर्गत आएंगे। लाइट, खंबे, सड़क के दोनों ओर पाए जाने वाले वृक्ष और पेड़ और सड़क पर भटकने वाले जानवर जिन पर किसी का अधिकार ना हो, वह भी नगर पालिका की संपत्ति के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार एक बहुत लंबी सूची हमने धारा 68 के अंदर देखी थी। धारा 68 के अंदर हमने एक पॉइंट यह देखा था कि राज्य सरकार चाहे तो विशेष आदेश द्वारा कोई संपत्ति नगर पालिका को दे सकती है, और यदि नगर पालिका उस संपत्ति का कुप्रबंधन करे और जांच में यह पाया जाता है कि नगर पालिका ने उस संपत्ति का कुप्रबंधन किया है, तो राज्य सरकार उस संपत्ति को वापस ले लेगी। एक शर्त और है कि यदि राज्य सरकार यह समझे कि लोक हित में वह संपत्ति अपेक्षित है, यानी कि लोक हित का से तात्पर्य हो जाएगा कि राज्य सरकार उस जगह पर कोई चिकित्सालय बनवाना चाहती है या परिवहन टर्मिनल बनवाना चाहती है या कुछ अन्य लोक हित के कार्य में उसका उपयोग करना चाहती है, तो उस स्थिति में भी वह संपत्ति नगर पालिका से वापस ले ली जाएगी। यहाँ हमारी धारा 67 और धारा 68 को हमने कंप्लीट कर लिया है। आगे की धारा हम 69 और 70 देखेंगे। धारा 69 में बताया गया था करार, विनिमय, पट्टा द्वारा संपत्ति अर्जन। इसमें पहला पॉइंट था कि स्थावर संपत्ति को करार के द्वारा, विनिमय के द्वारा अर्थात खरीद कर
या भाड़े या पट्टे पर अर्जित किया जा सकता है। अगला पॉइंट था धारा 69 में कि दानदाता से अनुदान, यानी कि दानदाता से यदि अनुदान प्राप्त कर रहे हो तो किस किस रूप में कर सकते हो, तो आय के रूप में, जंगम और स्थावर संपत्ति के रूप में आप अनुदान प्राप्त कर सकते हो दानदाता से। और दानदाता द्वारा प्राप्त अनुदान से फायदा क्या होगा, तो उससे क्या होगा कि नगर पालिका के कृत्यों के निर्वहन में फायदा होगा। धारा 69 में अगला पॉइंट है कि नगर पालिका किसी न्यास में, और वह न्यास कौन सा होना चाहिए, जो पूर्त और धार्मिक न्यास अधिनियम 1920 और भारतीय न्यास अधिनियम 1882 के तहत बना हो, तो ऐसे न्यास में नगर पालिका हितग्राही हो सकती है। अर्थात ऐसे किसी ट्रस्ट में नगर पालिका ट्रस्टी बनकर हित ग्रहण कर सकती है। अगली धारा, और हमने आखिरी धारा इस क्लास में जो पढ़ी थी, धारा 70, उसमें बताया गया था भूमि का अनिवार्य अर्जन। धारा 70 में हम देखेंगे कि नगर पालिका के किसी कार्य हेतु भूमि अपेक्षित है, अर्थात नगर पालिका को किसी कार्य के लिए भूमि की आवश्यकता हो तो वह नगर पालिका राज्य सरकार से अनुरोध करेगी। राज्य सरकार तब भूमि को अर्जित करने की कार्यवाही करेगी, और जब राज्य सरकार भूमि को अर्जित कर लेगी तब नगर पालिका पेमेंट, और वो पेमेंट ऐसा होगा जिसमें उसको छूट दी जाएगी। अगर ऐसा पेमेंट नगर पालिका राज्य सरकार को कर देती है तो राज्य सरकार उस भूमि को नगर पालिका को सौंप देगी और वह भूमि नगर पालिका की हो जाएगी। तो आज की हमने जो धाराएं पढ़ी थी उनको हमने एक बार वापस रिवीजन के तौर पर समझ लिया। अगर आपको यह तरीका पसंद आया हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं। आगे से हम प्रयास करेंगे कि सारी धाराओं को इसी प्रकार समझा जाए। कई बार धाराओं की भाषा कठिन होने के कारण इस प्रकार समझाना पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी हम प्रयास करेंगे कि आपको इसी तरीके से समझाया जाए। अगर आपको हमारा प्रयास पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट ज़रूर किया करें, उससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और इसी तरह की वीडियो प्राप्त करने के लिए पथिक अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।